चलो न्यूमेरिकल एक भी नहीं कराया था ना कल तो, अभी करा लेते हैं, क्लास कंप्लीट करा लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉपर इज 1.12 into 10 to power 15 हर्ट्ज। देखो भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है म्यू 0 1.12 10 to power 15 हर्ट्ज। आगे गिवन है इसमें एंड 2537 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। तो इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 2537 एंगस्ट्रॉम। आगे इसमें लिखा है देन फाइंड आउट वर्क फंक्शन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर। तो सबसे पहले तो अपने पास वर्क फंक्शन चले I0 h nu 0। इस समय आंसर किसमें होगा भाई जूल, ठीक है ना। देखो इस चैप्टर में मैक्सिमम आंसर जो है ना एनर्जी के वो ईवी में सारे के सारे, तो अपने को ईवी में ही लाने हैं मान लो। तो इन्हें ईवी में लाने के लिए किससे डिवाइड करोगे, ई से डिवाइड कर दो, तो ई लिख दो सीधा। तो I0 is equal to h nu 0 अपॉन क्या हो जाएगा e। अब I0 is equal to 6.6 10 to power minus 34 1.12 10 to power 15 divided by 1.6 into 10 to power minus 19 कैलकुलेट कर लेना, 4.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आता है। आगे इसमें पूछा है अपने पास से स्टॉपिंग पोटेंशियल और फाइंड करना है V0। अब इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो या तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर हैं या फिर डी ब्रोगली पर हैं, बस है ना। अब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के 5-6 फॉर्म है अपने पास, वो अलग-अलग हैं। कौन सा फॉर्म यूज में लेना है वो अपने को यहां से पता चल जाता है। देखो V0 फाइंड करना है, लैम्डा गिवन है, I0 आ गया। तो अब अपने को ऐसा फार्मूला यूज में ले हो जिसमें V0 आ रहा हो। तो देखो ये पढ़ा चुका हूं मैं, V0 इज इक्वल टू h न्यू, न्यू भी मतलब s अपॉन लैम्डा माइनस 5 आया था कि नहीं आया था ये तो। अब अपन चलें e से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा बताओ, V0 इज इक्वल टू sc अपॉन e लैम्डा माइनस 50 अपॉन e। अब मैं एक चीज बता देता हूं भाई, मैं यहां से दिक्कत क्या रहती है, ये h c and e इनका वैल्यू रखते हैं, कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाती है। तो एक सीधा मेथड है, ये sc अपॉन e इनका वैल्यू जो है याद रख लो तो ज्यादा ठीक रहता है। ये सीधा वैल्यू है इसका, ठीक है ना, 12420 एंगस्ट्रॉम। एग्जाम में याद नहीं रहता है कोई बात नहीं है, यहां से वैल्यू रख के निकाल लेना वहां पर अपने पास। चलो तो V0 इज इक्वल टू क्या आएगा 12420 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है 2537 एंगस्ट्रॉम माइनस 4.64 EV इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं आए भाई ये अपने पास E कहां चला गया। अगर मैं उसको नहीं लिखता तो तुम्हारे दिमाग में रहता है कि 1.6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो E से ही कैंसिल आउट हो गया, वोल्ट में हो गया अपने पास हो। अब इसका वैल्यू निकाल लेना, जो भी आएगा ये वोल्ट में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल इज 5675 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा 0 इज इक्वल टू 5675 एंगस्ट्रॉम गिवन है। देन फाइंड आउट है वर्क फंक्शन। तो सीधा फार्मूला I0 इज इक्वल टू sc अपॉन लैम्डा 0, ये जूल में है ईवी में, वापस वही डिवाइड करें अपन। तो I0 इज इक्वल टू sc अपॉन e लैम्डा 0, ये डायरेक्ट ये एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा 0 and value of lambda 0 given है 12420 angstrom upon 5675 angstrom से angstrom कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइंड आउट कर लेना EV में आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि photo electron is emitted by two radiations which has wavelength 3000 and 6000. What is the difference between kinetic energy ऑफ है बोथ है इलेक्ट्रॉन। देखो भाई अपने को लैम्डा 1 और लैम्डा 2 वेवलेंथ गिवन है, तो उससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो लैम्डा 1 का वैल्यू तो है 3000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 का वैल्यू कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम।
काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखो इक्वेशन क्या आएगा बताओ Sc अपॉन लैम्डा 1 माइनस 50 आ गया होगा समझ में अपने पास। तो K2 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ Sc अपॉन लैम्डा 2 माइनस 50। इसमें से ये माइनस कर दो, माइनस करते ही 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा अपने पास। तो K1 माइनस K2 इज इक्वल टू Sc कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। आंसर किसमें है इन EV तो डेल्टा K इज इक्वल टू Sc अपॉन E लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 आ गया होगा समझ में। ये 12420 एंगल्स फॉर्म ठीक है। ये 6000 हो गया माइनस कितना हो जाएगा 3000 अपॉन क्या आएगा 3000 इनटू क्या आएगा 6000। अब सॉर्ट आउट करके निकाल लेना आंसर कितना आ जाएगा ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई आगे फॉर्मूला लिख लो इतना फास्ट उतार लो पाओगे नहीं अगर कोई ज्यादा टिपिकल लगता है ठीक है ना बोल सबसे सही तरीका क्या है करे जाने के बाद में कर लेना थोड़ा बहुत लिख लो ऐसे वो पहले से कैलकुलेटर है फिर आपने ये पहले से ये आपने लिखी है कैलकुलेटर है आपने फिर किए है पहले से कैलकुलेटेड है ये तो तू कर ले यही आंसर आ जाएगा कोई कर लो ये सब जगह ही है ये इजी मेथड है। तो कई बार क्या रहता है कि अब इतना वैल्यू कैलकुलेट करा एग्जाम में तो ये रटने में आ जाती है। उसका रीजन भी जैसे मान लो 5 न्यूमेरिकल उनमें याद आती है यूज में आता है तो फिर वो अपने आप याद हो जाता है ये रहता है वो सब जगह ही है हर बुक्स में ही है वो इसलिए है कैलकुलेट तो मैंने रखी है तू कैलकुलेट करेगा तो क्या आंसर हो जाएगा सर कोई करवा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर सर ई से डिवाइड करोगे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई से तो और किससे करें ई से चेंज करना ये ना U इज इक्वल टू QV U इज इक्वल टू क्या होता है QV। अब देखना एक बार V इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास ये आंसर इस समय किसमें है अपने पास जूल में ठीक है ना। अब अपने पास चले कि जूल को EV में बदलना है तो चार्ज जो हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो V इज इक्वल टू क्या लोगे 1 वोल्ट लोगे तो U इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट हो गया ये भी जूल में है तो ये जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 1 इलेक्ट्रॉन है वोल्ट। तो अब अपने पास चलें इसको दोनों को E से डिवाइड कर दोगे तो वोल्ट आ जाएगा कि नहीं आएगा तो J अपॉन E इसके इक्वल आ जाएगा वोल्ट के इक्वल। तो जब भी अपने को जूल से किस में कन्वर्ट करना हो EV में तो डिवाइड करना पड़ेगा और अगर मान लो EV को जूल में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसमें है 4th चैप्टर में अब वो चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत क्या है हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कि उसमें वीडियो से नहीं पढ़ाया था वो थोड़ा ऑडियो से पढ़ाया था तो दिक्कत आती है। एक बार ये हो जाए फिर वो दोबारा कराएंगे सॉरी हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ाने पड़ेंगे उनके बिना बात नहीं पड़ती। फर्स्ट तो आ गया था सर समझ फर्स्ट पूरा आ गया फर्स्ट आएगा एग्जाम में आ गया था समझ में आ गया था फर्स्ट तो देख लेंगे अपन जो भी होगा एक बार थोड़ा बहुत कुछ चैप्टर्स में आती है दिक्कत तो वो करा देंगे। ऐसे भी अपने पास आपको ज्यादा तो बचा नहीं है मैग्नेटिज्म बचा है मैग्नेटिज्म है जो एक बार चला हाँ भाई क्वेश्चन नंबर है और इसमें लिखा है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेटेड टू एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल व्हिच इज एक्सीलरेटेड टू द इक्वल पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई और बोर्ड में पिछले साल भी आया हुआ है और इस साल जो है ना नीट में भी आया हुआ है 100 वोल्ट का पोटेंशियल है हां नीट में आया था इसी साल में। एक तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो 1.27 जाते हैं तो डायरेक्ट रूट में भी तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट में। देखो भाई ये इतने वैल्यू हैं कि अगर याद रह जाए तो ठीक है नहीं रहता है तो फिर बेसिक फार्मूला याद रखना पड़ता है। क्या रहता है बताओ बेसिक फार्मूला H अपॉन 2mqv ये बेसिक है ये एक याद होना चाहिए फिर ये नहीं रहता है तो भी इसमें वैल्यू रख के निकाल सकते हो क्योंकि इनकी वैल्यू सब अलग अलग है
इसका आंसर आ जाएगा तो 1.227 आ गया। और प्रोटॉन लैम्ब्डा ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 0.286 एंगस्ट्रॉम रूट 100 आंसर आ गया 0.0286 ये एंगस्ट्रॉम आंसर। क्वेश्चन नंबर है भाई आगे लिखा है the light of frequency 5 into 10 to power 14 hertz emits from a bulb of 20 volt। देखो पावर कितना है बल्ब का 20 वोल्ट है। इट मींस ये लिख सकते हो कि 20 जूल पर सेकंड। ठीक है, अब जो फोटोन एमिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी है 5 into 10 to power 14 hertz। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी एनर्जी हो जाएगी भाई E is equal to h nu। आ गया समझ में अपने पास। अब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। देखो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कैसे निकालेंगे, वन फोटोन की एनर्जी कितनी और इतने जूल पर सेकंड एमिशन हो रहा है तो n अपॉन t किसके इक्वल आ सकता है। देखिए बता रहा हूं, इसको किससे डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, ये देख लो कैसे। जूल पर सेकंड है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल, जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास। तो पर सेकंड आंसर बैठ गया कि नहीं बैठ गया। और वैसे भी अपने पास देखो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इतनी, तो n फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी ये बता दो। n से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n ही हो जाएगा अपने पास। अब ये पावर हो गया तो पावर इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ये है पावर का फॉर्मूला अगर पढ़ा हुआ हो तो E डैश अपॉन t जूल पर सेकंड होता है। क्या हो जाएगा बताओ, n e अपॉन क्या हो जाएगा t, n h न्यू अपॉन t हो गया कि नहीं हो गया। n अपॉन t निकालोगे तो आंसर क्या आ गया p अपॉन e या p अपॉन h न्यू। वहां से देख लोगे अब तो क्लियर। p का वैल्यू 20, h का वैल्यू 6.6 10 टू पावर माइनस 34 into 5 into 10 to power 14। ये कैंसिल आउट कर देना, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड है, यूनिट ये रहेगा। आगे अपन चलते हैं इसमें 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 6 में लिखा है द फर्स्ट डिग्री डिफ्रेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट डिग्री है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। आगे इसमें लिखा है भाई द एक्सीलरेटेड वोल्टेज इज 54 वोल्ट। तो वोल्टेज कितना है 54 वोल्ट। ये तुम पहले पढ़ चुके हो डेविसन जर्मर में, बताया था। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रिफ्रैक्टेड प्लेन्स ऑफ यूज्ड निकल क्रिस्टल इज 0.92 एंगस्ट्रॉम। 0.9, तो ये स्मॉल डी है या कैपिटल डी? कैपिटल डी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स मैंने कल पढ़ाया था, ये कैपिटल डी। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स कैपिटल डी लेते हैं और डिस्टेंस बिटवीन टू निकल एटम्स इन ए प्लेन ये स्मॉल डी लेते हैं। इसका वैल्यू कितना बताया था फिक्स है 2.15, इसका वैल्यू 0.92 आ गया समझ में। तो कैपिटल डी गिवन हो गया अपने पास। अब अपने को ये पूछा है इसमें कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, फाइंड, ये फाइंड करना है अपने को। ओ सॉरी डिफ्रैक्शन थीटा, एंगल ऑफ ग्लांस को ये थीटा फाइंड करना है। सबसे पहले तो अपन चलें ब्रेक इक्वेशन कौन सा वाला लगाएंगे बता दो। दो फॉर्म थी ब्रेक इक्वेशन की, एक तो क्या है ना d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, दूसरा क्या है था 2d sin phi इज इक्वल टू n लैम्डा। दो इक्वेशन कराई थी मैंने, इसमें कौन सा लगेगा 2d। कैपिटल डी जब भी आता है 2d sin phi वाला लगेगा। sin phi ये और ध्यान रखना थीटा नहीं, sin phi इज इक्वल टू क्या आएगा n लैम्डा। अब अपने पास चलो सबसे पहले 2 p का वैल्यू 0.92, ये sin phi, n का वैल्यू 1, लैम्डा का वैल्यू 12.27 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, ठीक है बता दे रखा है पहले। ये आ गया 1.84 एंगस्ट्रॉम। sin phi इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा एंड sin phi इज इक्वल टू क्या आएगा 1.65 अपॉन 1.85। इसको सॉर्ट आउट करेंगे जो कुछ भी आएगा आंसर। आगे अपन चल रहे हैं
phi is equal to क्या आएगा sin इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे तो 65 डिग्री आएगा। अब तुम बोलोगे भाई हमें कैसे पता चले भाई 65 आएगा, तो sin इनवर्स से छोड़ देना। ये अगर कोई भी अपने पास फिजिक्स में और मैथ्स में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो रेगुलर एंगल नहीं है, रेगुलर एंगल जानते हो ना कौन से होते हैं, 30, 60, 45, 90, 120, जो मैथमेटिक्स में अपने पास वैल्यू फाइंड कर सकते हैं टेबल में, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब छोड़ दो, तुम फाइंड कर नहीं सकते। मुझे तो ध्यान इसलिए मान लो अपने पास 65 आ गया। अब अपन चले, क्या रिलेशन आया था 25 प्लस थीटा किसके इक्वल था, बताओ 180 के इक्वल था। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बता दो, 180 minus 65 and we get 180 minus 2 into 65 and theta is equal to कितना आएगा 50 डिग्री। ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। एंगल ऑफ लाइंस फाई है और थीटा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी बोल सकते हो, दोनों ही। और यूं याद भी रख सकते हो, ये थीटा फाई में रिलेशन भी बताया, ये होता है, ये तो थीटा होता है, ये फाई होता है, ये फाई होता है। मतलब जो प्लेन है ना, उस प्लेन से जो एंगल बनेगा वो फाई है, ये भी फाई हो गया, ये थीटा हो गया, मिड वाला। चलो जी भाई नेक्स्ट है जाएगा 7 the uncertainty in a x component of the momentum is of an moving electron is 13.18 10 into 10 to the power minus 30 किलोग्राम है भाई। देखो वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा p 13.18 minus 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड गिवन है। Then find out uncertainty in position delta x find करना and velocity भी find करना है delta p। for electron है सब कुछ, for electron तो चलो delta p is equal to क्या आएगा h upon 4 and delta x is equal to 4 pi delta p 6.6 10 to the power minus 34 12.56 इसका वैल्यू 13.18 into 10 to the power minus 30 सॉर्ट आउट कर देना भाई, मोमेंटम में आंसर है। P is equal to m होता है, जानते हो मोमेंटम का फॉर्मूला तो डेल्टा P is equal to क्या होगा बताओ, m डेल्टा V हो जाएगा, ठीक है। then we get delta V is equal to delta P upon m, here m is mass of electron, क्योंकि for electron है सारा, then 13.18 10 to the power minus 30 mass of electron 9.1 10 to the power minus 31 sort out कर लेना सेकंड आंसर 18 है। आगे लिखा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ सेम एनर्जी प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ये मैंने एक बार पहले करा दिया था, सेम एनर्जी सेम पोटेंशियल के सारे रेशियो फाइंड करा दिए। आगे है द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन इज 0.30 मिलीसेकंड, तो डेल्टा टी 0.3 मिलीसेकंड, 3 into 10 to the power minus 4 सेकंड आ गया। then find out uncertainty in energy, तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा डेल्टा टी is equal to h upon 4 pi and we get delta t is equal to h upon 4 pi delta t 6.6 minus 34 into 12.56 times और 3 into 10 to the power minus 4 sort out कर देना भाई, इज आंसर। The work function of sodium is 2.3 volt है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है phi0 is equal to 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। Then find out maximum wavelength, तो threshold wavelength find करनी है। बोलो
लैम्ब्डा 0 फाइंड करना है। फाई 0 इज इक्वल टू एससी अपॉन ई लैम्ब्डा 0। आंसर ईवी में है ही सारा का सारा अपने पास, तो ये लिखना है अपन इसको फाई 0 इज इक्वल टू 12420 एंगस्ट्रॉम अपॉन क्या है लैम्ब्डा 0। लैम्ब्डा 0 इज इक्वल टू 12420 एंगस्ट्रॉम अपॉन क्या आएगा फाई 0। 12420 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 2.3 सॉर्ट आउट कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाता है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया शायद, कितने हैं और है क्या? एक और है, दो है, तीन। क्या बात चलो जी। और हैं जो करा देते हैं। Light of frequency of 8.5 into 10 to the power 14 hertz incident on the surface of a metal and produce electron kinetic energy 0.52 eV। देखो भाई क्वेश्चन ये है कि जब इसमें ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होती है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये 0.52 eV है। और सेकंड बार ये कहते हैं कि ये अपने पास फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होती है 1.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देन फाइंड आउट वर्किंग फंक्शन पूछा होगा अपने पास। ठीक है, तो चलो के की फॉर्म में लाओ आंसर। k1 इज इक्वल टू बोलो s1 माइनस 5 k2 इक्वल टू बोलो s2 माइनस 5 5 फाइंड आउट करना है। क्या करें, ऐड करें सेपरेट करें? ऐड करो, सेपरेट करने में कैंसिल हो जाएगा इसकी। ऐड करेंगे क्या आएगा k1 प्लस k2 h कॉमन nu1 प्लस nu2 माइनस क्या हो जाएगा 250 आ गया होगा समझ में। तो 250 इज इक्वल टू h nu1 प्लस nu2 माइनस k1 प्लस k2 ईवी में लाओ सब कुछ तुम लोग कभी इन्हें ईवी 50 इज इक्वल टू 1/2 h upon e nu1 plus nu2 minus k1 plus k2 upon e। अब वैल्यू रख दो, बस आंसर आ गया 6.6 minus 34 upon 2 1.6 minus 19 10 to power 14 आ गया होगा समझ में। 8.5 plus 12 minus 1.97 प्लस 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन ये प्लस सेकंड्स। ठीक है, ये इनमें से कॉमन आएगा। अब सॉर्ट आउट करके वैल्यू निकाल लोगे, जो भी आंसर आएगा उसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन है वोल्ट। चलो एक और है, if a neutron is in thermal equilibrium at T equal to 300 Kelvin, calculate the de Broglie wavelength। तो बहुत इजी है, ये लो टेंपरेचर कितना है 300 केल्विन। रूम टेंपरेचर है लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 3 मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू kT। ये आया था वोल्टेज मान 6.6 माइनस 34 अपॉन बोलो 3 मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज मास ऑफ ए प्रोटॉन। ठीक है, देन वो केवल न्यूक्लियस वाले चैप्टर में डिफरेंट लेना है, बाकी सब जगह इक्वल चलता है। 1.67 10 to power minus 27 k का वैल्यू 1.38 10 to power minus 23 into 300 सॉर्ट आउट कर लेना, आंसर आ जाएगा 2 गुना। फिर होगा स्क्रीनशॉट चेक कर, हो गया कंप्लीट।
इलेक्ट्रिक सर्किट का था जब पीडीएफ में 6 चैप्टर चालू। एग्जाम्पल वगैरह निकालना भाई। इसमें एक एग्जाम्पल जो है ना वो छोड़ देना, तुम शायद 12.30 12.99 12.5 है 9 वो क्या मैग्नेटिज्म वाला है, तो मैग्नेट वाला चैप्टर कराऊंगा तब समझ में आएगा, वो भी आएगा नहीं। एक है ऐसा एग्जाम, तुम लोगों को एटम वाले चैप्टर में वो तो करा दिया था ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन बाय डी ब्रोगली, वो डायग्राम बनवा दिया था ना ऑर्बिट के, n = 3 n = 4। मैं कहीं क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को मैंने उस चैप्टर में नहीं पढ़ाया था, इसमें पढ़ाया था, कल इसलिए मेरे को ध्यान नहीं। ऐसा डायग्राम बनाया था क्या? हां सही करा दिया, बना दिया था। हां लास्ट में लास्ट में 3 ये था ना लास्ट में। लेसन नंबर 6 इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ भाई, ये किरचॉफ भी बोलते हैं किरचॉफ भी बोलते हैं, दोनों ही हैं अपने पास, ये तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, नोडल लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, एंड करंट लॉ भी बोला जाता है। अपने पास 2 लॉज हैं अपने पास किरचॉफ के। तो फर्स्ट अपन चलते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, थर्मो में भी आया था, थर्मो हुई थी ना तुम्हारे, तो सिलेबस हो गया था पूरा 11th का, तो थर्मो में आया, वो नहीं आया किरचॉफ लॉ, E lambda upon A lambda is equal to capital E lambda। सोच रहे सर पता नहीं कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, तो हमारे बचपन की बातें हैं, सब बोल रहे हैं लॉकडाउन एक साल पुराने ऐसा पुरानी है। तुम लोग ये सोच रहे हो हमारे बचपन की बातें कर रहे हैं, बचपन की बातें याद कोई नई बात करो तो समझ में आएगा। चलो जी भाई, देखो सबसे पहले तो अपन चलते हैं फर्स्ट लॉ, बहुत इजी है भाई, फर्स्ट लॉ में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लॉ जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स at a nodal point or at a junction is always zero in electric circuit। तो एक बात मैं बोल देता हूँ, algebraic sum of all currents at a nodal point or a junction point in a electric circuit। सबसे पहले आते हैं जंक्शन या नोडल पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां 2 और मोर देन 2 करंट अगर मिल रही हो तो वो जंक्शन या नोडल पॉइंट होता है। एग्जांपल बता देता हूँ, ये फैन में भी तो होता है अपने पास, एक तो इसका वायर खुलगा, एक करंट आता है, 2 वायर अपने पास अटैच करते हैं कि नहीं करते हैं, अटैच से फिर अपने पास होल्ड भी कर लेते हैं, तो वो जंक्शन हो गया। तो 2 और मोर देन 2 वायर जहां पर जॉइंट होते हैं, तुम तो जॉइंट की मान लो, ज्यादा इजी है जॉइंट बनाना, तो जॉइंट पर अपने पास क्या रहता है कि टोटल करंट किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल होगा। तो अपन ये लिख सकते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म सिग्मा i इज इक्वल टू 0। अब अपन चलते हैं, इसमें कुछ साइन कन्वेंशंस हैं फर्स्ट लॉ में। जो इनवर्ट करंट्स हैं इट इज टेकन पॉजिटिव एंड आउटवर्ड करंट्स इज टेकन नेगेटिव। इनवर्ट का मतलब समझ गए, जैसे i1 जो होगा इनवर्ट करंट हो जाएगा, i2 भी इनवर्ट होगा, ये इधर हो जाएगा, आउटसाइड में हो जाएगा तो आउटवर्ड करंट हो जाएगा। इनवर्ट करंट taken negative versus positive and outward currents are taken negative। बोलो i1 पॉजिटिव होगा या i2 नेगेटिव होगा? पॉजिटिव।
I2 बोलो, पॉजिटिव, I3 बोलो, नेगेटिव, I4 बोलो, पॉजिटिव, प्लस में आएगा और I5 नेगेटिव, माइनस में। इसके इक्वल हो जाएगा जीरो पे। ये जंक्शन लो या नोडल लो है, तो इजी है मामला समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5 लिख सकते हैं। एक बार देखो ये कौन से करंट का सम है, 1 2 को थोड़े बोलोगे वहां से देखो 1 2 को तो कुछ ही बदल दूंगा, इनसे क्या फर्क पड़ता है। ये कौन से करंट का सम है उसमें से देखिए बताओ रहेगा, ये इन्वर्ट क्या जो इनवर्ट वाले हैं और ये किसका है, आउटवर्ड वाला है। आ गया समझ में, तो ये इनसाइड का करंट हो गया या आउटसाइड का करंट हो गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं अपन सम ऑफ इनवर्ट करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटवर्ड करंट। ठीक हो, तो आप इधर में लिख दिया देखो इनवर्ट और आउटवर्ड, तो इनका सम इसके इक्वल हो गया अपने पास। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इस जंक्शन पॉइंट पर जितने करंट एंटर होंगे उतने एग्जिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अपन ये भी कर सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू क्वांटिटी जानते हो, तो ये करंट और ये चार्ज दोनों सेम ही क्वांटिटी हो गई अपने पास। तो अपन ये कह सकते हैं कि जितना चार्ज एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज अपने पास आउटवर्ड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो चार्ज कंजर्वेशन हो गया कि नहीं हो गया, जितना चार्ज की इनसाइड में आएगा उतना ही चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो चार्ज कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। So first law of Kirchhoff is based on charge conservation. ये चार्ज कंजर्वेशन के लिए ही मैंने बताया है कि sum of inward current is equal to sum of outward current, so that charge conservation law follow in Kirchhoff's first law और नोडल law। क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उसके बाद ना चलो जी। आई फाइंड आउट करना है, कहां से स्टार्ट करेंगे ये बताओ बस, यहीं से ऊपर से, कहां से लेना पड़ेगा इसको, ऊपर से। यहां से कर ही नहीं सकते हो क्योंकि ये करंट पता नहीं है किधर आएगा किधर जाएगा। जैसे कोई कहेगा भाई इधर आएगा तो मैं पूछूंगा मैं कैसे आएगा ये बता। कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा इसको, ऊपर से, वहां से स्टार्ट होगा लास्ट एंड से। ये करंट बता दो कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा या ऊपर होगा, इतना सा होगा बस। नीचे कितना होगा 7 एम्पियर, ठीक है। इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कैसे। इस जंक्शन पे होगा एक बार 8 इनसाइड में, 2 इनसाइड में कितना हो गया 10 हो गया, 10 में से कितना गया 3 बचा कितना 7, तो 7 के आउटसाइड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बैलेंस तभी तो होगा। देख लो एक बार 8 into कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना है 10 हो गया, बैलेंस हो गया। जितना आउटवर्ड में तो जितना इनवर्ड में उतना कितना हो गया आउटवर्ड में। यहां बताओ 10 इस साइड में ये 10 एम्पियर हो गया। यहां बताओ 11 आ गया समझ में, ये 11 हो गया। अब यहां बताओ
13 13 आ गया समझ में? ये 13 अब ये मतलब आ गया 12 समझ में? ये 13 ये 5 18 हो गया, 18 में 6 हटा दो, ये 12 आ गया। अब आएगा बिल्कुल हाँ, तो ये बताओ फिर क्या लिखो ऊपर है पक्का सोच लिया? और अगर मान लो कि ये लिखा हुआ यही है, तू कह रहा है भाई ऊपर लिखो, पर मैं कह रहा हूँ मैं चेंज नहीं करके दूंगा, तुम तो वैल्यू बताओ। ये ले अब ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है, नेगेटिव करंट हो गया कि नहीं हो गया? ये 12 हो गया, ये 3 ये 2 5 हो गया, तो 7 होना चाहिए। अब 7 आउटसाइड में होना चाहिए, पर करंट की डायरेक्शन किस साइड में रखिए? इनसाइड साइड, तो अपन बैलेंस कर देंगे, नेगेटिव लगा तो क्या दिक्कत आ जाएगा आंसर अपने पास। तो 7 एम्पीयर हो गया। तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है अपने पास, इससे अपन किसी भी जंक्शन पर या किसी भी पॉइंट पर करंट फाइंड कर सकते हैं। टाइम हो गया भाई, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है नहीं, इसमें कुछ आएगा नहीं समझ। ठीक है, थैंक यू। बाकी कल मिलेंगे, कोरोना से जिंदा रहिए।